हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जंक्शन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जिसका नाम है अनफिल्टर्ड टॉक विद टॉपर्स। जिसमें हम टॉपर्स के साथ बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होने वाला है। आज एपिसोड 1 में हम आज एक स्पेशल मेंबर के साथ कनेक्ट हुए हैं, मिस्टर अमित कुमार मीना, हु इज वर्किंग इन सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट आफ्टर क्वालिफाइंग एसएससी जेई एग्जामिनेशन। वेलकम सर। Well, thank you. Sir, tell us something about yourself and your journey so far. एक्चुअली मैं 2017 का पास आउट हूँ। मैंने बीटेक 2017 में करा था। जयपुर से ही करा है मैंने, प्राइवेट कॉलेज था। Mm, उसके बाद से फिर जो मैंने 2017 में एक एसएससी दिया था। उसके mm, बाद एक 18 में दिया था। 17 वाले में मेंस लिखा था लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद 18 वाले में मैं क्वालिफाई हुआ था। mm. 19 में मेरा उस टाइम मेंस का पेपर हुआ था। फिर 21 में ज्वाइनिंग हो गई थी। So right now I'm working in CPWD in Chennai. ओके। थोड़ा अपने स्कूलिंग के बारे में और अपना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड Okay, बता दीजिए। okay, बहुत सारे एक्सपीरियंस को ये क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर अच्छी स्कूलिंग है okay. तभी आप अच्छा एग्जाम निकाल सकते हो। क्या एक्चुअली ऐसा है? मेरे जो फादर टीचर हैं, और हम्म, स्कूलिंग भी मैंने नॉर्मल एक विलेज से ही करा है। प्राइवेट स्कूल था, लाइक हम्म, जालौर से करा था। जालौर डिस्ट्रिक्ट है इन राजस्थान। हम्म, तो 10 12 भी वहीं से करा है मैंने। सो कोई हम्म, हाई हाई फाई स्कूल नहीं है, नॉर्मल स्कूल है। हम्म, और कॉलेज भी जैसा कि मैंने बताया प्राइवेट था, हम्म। जयपुर में एक। जहां से आपने इंजीनियरिंग की? हाँ जी, जयपुर से तो करी है मैंने प्राइवेट स्कूलिंग और कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज और वो सब उतना मैटर नहीं करता किसी भी एग्जाम को नहीं, क्वालिफाई करने के लिए। नहीं। ओके। आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी एसएससी जेई की? एक्चुअली मैंने एक मेरा फ्रेंड था, सो वो मेडिजी में कोचिंग जाता था। तो हम्म, 17 के बाद से, मतलब जैसे कॉलेज खत्म हुआ था, तो एक्चुअली मैं पहले देखता था, क्रिकेट खेलता था। मैं क्रिकेट का मैं थोड़ा शौकीन रहा हूँ। तो हम्म, क्रिकेट खेल, मतलब मेरा एम बड़ा था उसके लिए। अभी हम्म, भी मैं वर्क कर रहा हूँ उसके लिए। तो उस टाइम मैं कोचिंग के लिए टाइम नहीं हो पाता था मेरे पास। तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी करने का ही जो डिसीजन लिया था। तो उस हम्म, टाइम जो भी मेडिजी की कोचिंग रन हो रही थी, तो हम्म। मेरा फ्रेंड जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते, मैं उससे उसका फोटोकॉपी ले लेता नोट्स का, और खुद से ही वो पढ़ता हूँ। तो ऐसे करके जैसे जैसे वो पूरा ईयर उसका खत्म हुआ, सारा मैं नोट्स मटेरियल जो भी था, एवरीथिंग आई फॉलोड। एंड वो सारा फिर मैंने अपने आप से पढ़ के जो भी किया ऐसे करा था वो। तो मतलब आइडियली आपने कहीं किसी कोचिंग में एनरोल नहीं किया, सेल्फ स्टडी से ही आपने क्वालिफाई किया है? नहीं, इनरोल कहीं और नहीं करा मैंने। और आपका स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस था? मतलब क्रिकेट ही खेलना था, कभी सोचा नहीं था कि हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली उसका कारण यही था क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लाइक प्लान बी टाइप था। लेकिन क्रिकेट में भी उस टाइम ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि पैरेलली पढ़ते हैं, कुछ हो हम्म। जाता है तो ठीक है। तो उसके हिसाब से प्राइमरी गोल तो क्रिकेट था, लेकिन ये फिर मैंने एज ए बैकअप लिया। ओके। तो इसके लिए मैंने कोचिंग में भी जाना नहीं समझा कि ठीक है, खुद से करते हैं। ओके, तो टोटल आपने 3 अटेम्प्ट्स दिए एसएससी जेई की? टू टू 2 अटेम्प्ट्स ओनली? इन सेकेंड अटेम्प्ट यू हैव क्वालिफाइड? 17 and 18, यस। ओके, ओके। और कौन कौन सी एग्जाम्स दिए एसएससी जेई के अलावा? आरपीएस से यही दी थी मैंने। हम्म, एक डी ट्रिपल एस बी में भी जो एमसीडी था वो दिया था। हम्म। उसमें एक्चुअली मैं वेटिंग में रह गया था। उसके दोनों में अलावा ही? आरपीएस एएन बता दिया। हाँ, आरपीएस हम्म। एएन में मैंने इंटरव्यू भी दिया है। अच्छा। उसमें मैं 10 नंबर से रहा था। जी। ओके। सो आपने अ, कैसे तैयारी की है आपने एसएससी जेई की? थोड़ा सा आप अपना पाथ शेयर करेंगे बाकी एक्सपीरियंस के साथ? आपने जीएस हाँ, कौन सी बुक एक्चुअली से पढ़ी, कैसे तैयार किया, ओके, कितने ओके। आवर्स दिन में पढ़े थे? या एक्चुअली मैं क्या करता था, जैसे जो स्टार्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे मैंने नोट्स पढ़ता था मैं, ठीक है। उसके हम्म, साथ साथ जो ईएस प्रीवियस ईयर होते हैं, प्री के लिए बता हम्म, रहा हूँ मैं। ईएस हम्म। प्रीवियस ईयर जो होते थे वो टॉपिक वाइज सॉल्व करता जाता था मैं, ओके, एमसीक्यूज। ओके। तो ऐसे धीरे धीरे वो सारा जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता गया, वो एमसीक्यूज पे भी कमांड बढ़ जाता था। उसके हम्म। अलावा जो रीजनिंग था, उसके लिए तो मैं कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करता। जो एसएससी के प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चन थे, ओके। उनका ही पैटर्न
उनका ये जो पैटर्न होता था उसके आसपास के जो भी रीजनिंग होती थी वो मैं करता था सॉल्व। ओके। जीके में उस टाइम एक मनोहर पांडे, आई थिंक अभी भी आता है वो, एक छोटा सा बुक आता है मनोहर पांडे जी, अच्छा। जीके के लिए। हम्म। तो उसको पढ़ के मैंने मतलब जीके का तैयारी इतना करा था, उसका खास कोई मैंने एक्स्ट्रा जीके में गया नहीं। इट्स हम्म। लाइक बेसिक बट फोकस्ड ऑन टेक्निकल पार्ट। ओके। तो जैसे कि आपने बताया आपने किसी कोचिंग में एनरोल नहीं किया था, पर कोई टेस्ट सीरीज या और भी जैसे कुछ कुछ डिफरेंट आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटजीज वो लोग देते हैं, वैसा किसी को फॉलो किया? एक्चुअली टेस्ट सीरीज का तो अभी ज़्यादा हो गया है चलन, उस टाइम इतना नहीं था। तो मैं हम्म। क्या करता था, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते थे हम्म। उनको खुद से सेट बना के उन्हीं से मैं उनको टेस्ट सीरीज एज ए टेस्ट सीरीज करता था। उसी के अकॉर्डिंग कितना टाइम मैनेजमेंट वगैरह सारा मैंने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही करे थे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे। हम्म। तो आपके अकॉर्डिंग टेक या नॉन टेक कुछ भी हो, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर यस, लगाने ही चाहिए। पीवाईक्यू इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो पैटर्न होता है वो एक स्पेसिफिक होता है, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है कहीं ना कहीं। आप उस हम्म। पैटर्न को अगर पकड़ेंगे तो 50% हेल्प उधर से हो जाता है, क्योंकि हम्म। वो आसपास ही रहता है सारा। तो एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट है उस पैटर्न को जानना। यस, एग्जैक्टली। फोकस उन्हीं चीजों पे करना चाहिए जो क्वेश्चन में आ रहे हैं, सवाल उस टॉपिक पे आ रहे हैं, किस टॉपिक पे वेटेज है। सो हम्म। दोज काइंड ऑफ टॉपिक यू शुड बी कमांड, यू शुड हैव कमांड। यस। आपने 2 टाइम्स दिया एसएससी जेई का एग्जाम, आप अपना दोनों बार का स्टेटस प्लीज बताएंगे, आपके प्री में कितने मार्क्स थे, मेंस में क्या है, फर्स्ट टाइम प्री क्वालिफाई हो पाया या नहीं? प्री में, हाँ फर्स्ट टाइम मेरा क्वालिफाई था एक्चुअली। प्री में मेरे उस टाइम आए थे 117 इन प्री, अच्छा। हम्म। 117। और जो मेंस में था एक्चुअली पेपर अच्छा गया था, हम्म। लेकिन ओनली आई गॉट 73 मार्क्स। ओके। एक्चुअली ये भी इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है आपका पेपर हो सकता है अच्छा गया हो, लेकिन हम्म। अगला जो जो भी कॉपी चेकर है उसका मूड कैसा है वो भी डिपेंड करता है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फॉर्च्यून्स। अगर अच्छा और होगा तो अच्छा नंबर मार्क मिल जाएंगे, नहीं तो हम्म। कई बार ऐसे ही हो जाता अच्छा, है अच्छे कॉम्पिटिटिव पेपर जाने एग्जाम्स के में बाद ये भी भी तो। हो जाता है ना कि हमारा एग्जाम कितना भी अच्छा गया है, पर हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटर का उससे अच्छा गया हो, कितने ही मार्क्स लेके आ जाओ। नहीं ऐसा है एक्चुअली क्या? कॉम्पी नहीं, कॉम्पिटिटर का तो सोचना ही नहीं है, आपको खुद को हम्म। बेहतर करना है। हम्म। कंपटीशन के बारे में सोचेंगे तो फिर आप पॉपुलेशन देख लो इंडिया का, आप हम्म। वैसे होपलेस हो जाओगे। आपको खुद का देखना है कि आप खुद अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो पहले से ज्यादा। हम्म। हम्म। इम्पोर्टेंट वो है, कंपटीशन नहीं देखना। हम्म। अच्छा, ऐसे मैंने बहुत बार बच्चों को बोलते सुना है कि एक सीट के लिए ही तो फाइट है, ऐसा होता है क्या, एक ही सीट के लिए फाइट करनी है? एक्चुअली मैं तो ये मान के चलता था कि मेरा एक सीट है वो फिक्स है, मुझे मेरे लिए फाइट करनी है, मुझे कोई हम्म। और से मतलब नहीं है, मेरा ये है, मेरे को लेना है। तो हम्म। अप्रोच शुड बी लाइक दैट। अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा रखना है। यस, हम्म। एबिलिटीज। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, कई बच्चों के जो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हम्म। लेकिन आप ज्यादातर उन्हीं चीजों पे भरोसा रखो जो अच्छे हैं, उनको और अच्छा करो। बुरे हैं ठीक है, हम्म। लेकिन थोड़ा बहुत वो पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए। लेकिन हम्म। फोकस उसी पे करो जो अच्छा है, क्योंकि कई बार आप आते हुए क्वेश्चन भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हो। हम्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि क्वेश्चन एक तो जो भी आता है वो पढ़ना इम्पोर्टेंट है। कभी भी आधा क्वेश्चन पढ़ के आप नहीं करे, काफी गलती होती है, मैं भी करता था। लेकिन धीरे हम्म। धीरे धीरे इम्पोर्टेंट यही है कि जो अपनी गलतियां हैं उनको पकड़ो, प्रीवियस ईयर जो भी पेपर आप दे चुके, कहाँ पे आप गलती करी, आप अपना खुद का हम्म। एक बेस तैयार करो और उन गलतियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो इम्पोर्टेंट ये है। यस। आप थोड़ा स्पेसिफिकली बताएंगे आपने टेक्निकल और नॉन टेक की कैसे तैयारी की, कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़े? ऐसा था क्या कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था तो मैं उनको ज्यादा पढ़ता था, फिर कुछ मेरे छूट भी जाते थे, ऐसा कुछ? एक्चुअली होता ऐसा है कि हाँ ठीक है, कुछ सब्जेक्ट फेवरेट होते हैं, लेकिन हम्म। मैं जैसे कि पहले बताया कि पहले थ्योरी पढ़ना सही रहता है, जो भी आपके नोट्स हैं थ्योरी आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, एमसीक्यू लगा लो या जो भी है। ओके।
तो उससे क्या क्या है कि एक अपन को फ्रेश रहता है, लेकिन बाद में एक्चुअली कुछ टाइम के बाद सिविल इंजीनियरिंग में एक्चुअली सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, हम्म। लाइक 12 to 13 सब्जेक्ट। तो एक फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जब आप 13th पे आओगे तो समटाइम क्या है, आप भूल जाओगे फर्स्ट वाला। कहीं ना कहीं वो रहता है, सबके साथ रहता है। तो इम्पोर्टेंट रिवीजन भी होता है। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। एक साइकिल आपको बनाना चाहिए। शुरू में हो सकता है कि आपको टाइम लगे, लेकिन आफ्टर बार बार रिवीजन जो कंटिन्यू करते जाओगे तो आप एक सब्जेक्ट एक दिन में निकाल लोगे। तो जो रिवीजन का साइकिल है वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। आपने एक बार में कितने सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़े थे? फर्स्ट टाइम जो आपने स्टार्ट किया था अपना एक्चुअली प्रिपरेशन, कितने हाँ, सब्जेक्ट्स? यस, ओके। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मैंने उसके नोट्स लिए थे तो मैं 7 to 10 डेज, लाइक इट्स डिपेंड ऑन द कितना बड़ा सब्जेक्ट है। हम्म। अगर बड़ा सब्जेक्ट है तो 7 to 10 डेज। फिर अगर थोड़ा छोटा है तो विद इन अ वीक, तो लाइक ऐसे करके हो जाता था। कई बार ऐसा होता है कि आप फर्स्ट बार में पढ़ते हो तो कई चीज़ें भूल जाते हो या कई चीज़ें समझ नहीं पाते, लेकिन रिवीजन से ये होता है कि आप जितनी बार रिवीजन करोगे आपको हर बार नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हर हम्म। बार आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसके लिए बढ़ती जाएगी कि ओके ये आपकी ऐसे क्या होता है, ये वैसे स्ट्रेटेजी थी? होता है। आप एक सब्जेक्ट फ्रेश पढ़ते थे और एक का रिवीजन करते थे, या कुछ और? कैसा आपने कैसे किया? मैंने एक्चुअली जैसे पहले तो सारे सब्जेक्ट एक एक बार जैसे खत्म होती जा रही थी कोचिंग, वैसे हम्म। वैसे सब्जेक्ट 7 से 10 दिन में मैं पूरा कंप्लीट कर लेता था। ओके। उसके बाद उसके बाद धीरे धीरे साइकिल कम होती जाती थी। जैसे फिर सब्जेक्ट 3 डेज में होता था, फिर हाँ। अगली साइकिल में लाइक 2 डेज में होता था। तो हाँ। फिर बाद में 1 डेज में हो जाता था एक सब्जेक्ट। लेकिन फिर धीरे धीरे आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते थे, क्योंकि वो हाँ। माइंड में एक इमेज बन जाती है उसकी, उन हम्म। चीज़ों की। आपको पता होता है एक्चुअली कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। तो हम्म। रिवीजन से यही होता है कि आप और चीज़ों को और लाइक इमेज बना सकते हो। हम्म। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि अगर सेम सोच से हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत बार पेज पे लिखा हुआ भी दिखता है कि वहां हमने हाँ, ये पढ़ा था। बिल्कुल। यही सोर्स अगर होता है चेंज कि करेंगे, आपकी डिफरेंट सब्जेक्ट का करेंगे, तो वो वहां पर प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है आपकी। हम्म। अगर जितनी चीज एक चीज को देखोगे आपको पता रहेगा, अच्छा ये वहां से आया है। तो चीजें रिवीजन ही है जो है। जितना टाइम रिवीजन उतना बेनिफिट है आपको। हम्म। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना रिवीजन में टाइम कम लगता रहेगा। हाँ, अच्छा, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए? कैसे बनाए? रिवीजन के टाइम बनाए या जब फर्स्ट टाइम आपने सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तब बनाया? एक्चुअली शॉर्ट नोट ऐसे होते हैं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एमसीक्यूज की कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो जो हम्म। भी टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आप उसका एक वन लाइनर बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स के काइंड ऑफ, हर सब्जेक्ट का। तो उससे ये होता है कि आप एक टाइम के बाद जब खुद से रिवीजन करोगे, लाइक सोते टाइम आप सोच रहे हो अरे यार वो क्या था, तो सम टाइम आप भूल जाते हो। लेकिन अगर आपके खुद के नोट्स होंगे तो कोई आप जल्दी से उसको खोल के पढ़ लोगे। तो हम्म। जितनी बार ऐसी चीज करोगे आपको मेमोरी वो बढ़ती जाएगी, आप भूलोगे नहीं बाद में। हम्म। तो जो चीज याद नहीं आ रही वो आप अपने नोट्स खुद के होंगे तो और भी जल्दी उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो वो चीजें एक्चुअली बेनिफिट होती हैं फिर। तो तो आपने शॉर्ट अपने नोट नोट्स जरूरी है। बनाए? हाँ। हाँ जी, ये तो हाँ। इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें लिखने से याद होती हैं। कई स्टूडेंट होते हैं वो लिख हम्म। के ही याद कर पाते हैं। हम्म। तो वो डिपेंड करता है, हर किसी का अपना अपना पैटर्न होता है पढ़ने का। बाकी अगर मैं मेरी बात करूँ तो हाँ, शॉर्ट नोट जरूरी है एक्चुअली। अच्छा, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और फिर जब रिवीजन किया होगा तो उनको अपडेट भी करने की जरूरत पड़ी होगी। ऐसा तो नहीं है जो एक बार लिख दिया वो हमेशा रहेगा, उनको रिवीजन में अपडेट एक्चुअली अपडेट भी किया सिविल होगा। सिविल हाँ, सिविल डायनामिक सब्जेक्ट है नहीं, स्टैटिक है। हाँ। लेकिन अपडेट लाइक कोई नया पॉइंट अगर आपको पता चला तो हाँ, यू कैन ऐड ऑन दिस टॉपिक हम्म। और दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू। कोई हैंडबुक यूज किया आपने? हाँ, हेल्प तो जैसे कई बार आप एक्चुअली जितने पेपर दोगे, जितने पेपर अपीयर करोगे, लाइक मैंने उस टाइम शायद आरआरबी जेई का भी दिया था एक बार। हम्म। तो जितने पेपर करोगे उससे आपको पता चलता है किस कैसे काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। तो उस टाइप के एक्चुअली आप फिर नोट्स को अपडेट कर सकते हो कि हाँ अभी मेरे को इस काइंड ऑफ क्वेश्चन को रेडी करना है, ये इतना डीप है या ऊपर से है जो भी है। तो आपको हाँ अपडेट करता रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू जो भी न्यू पैटर्न आते रहते हैं उसके। हम्म।
अच्छा, कोई ऐसी लिस्ट ऑफ बुक्स है जिसको आप ये कहना चाहेंगे कि एसएससी जेई में ये सब्जेक्ट के लिए हमें स्पेसिफिकली यही बुक से पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ है? एक्चुअली स्पेसिफिक बुक नहीं था, मैं लाइक टॉपिक कौन सी बुक में अच्छा है, हम्म। अंडरस्टेबल है, छोटा है, और मतलब ठीक है, आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। अगर हम्म। कॉम्प्लिसिटी है तो आप चेंज कर दो। तो मैं लाइक पढ़ता था, नोट्स थे, कुछ ईएस मास्टर की बुक्स थी, कुछ रेफरेंस बुक्स भी थी, लाइक एक बीसी पूनमिया नाम से था, और ईएस मास्टर की जो बुक्स वो देते हैं वो था, और नोट्स थे। तो जिसमें मुझे अच्छा समझ में आता था मैं एक्चुअली उस पार्ट को उधर से पढ़ता था। तो ऐसा मिक्स चलता था सब, ऐसा हम्म। कुछ स्पेसिफिक नहीं था। मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है, हमें जिस जो सोर्स हमें बेस्ट लग रहा है हम उससे हाँ। पढ़ के निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्स एक्सटर्नल वाई जेड बुक ही रेफरेंस होगी तो ही मिलेगा। नहीं, आपको कौन सी बुक अच्छी है, किसी को कुछ बुक अच्छी लगी, किसी को कि कहीं और से अच्छा समझ में आएगा। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि उसका क्या रहता है माइंडसेट, कैसे वो पढ़ता है। तो ऐसा कोई एक तो बुक हो भी नहीं सकती जिससे आप पूरे परफेक्ट हो। सारा आपको पढ़ चीजें लेंगे। अच्छी जगह से अच्छी ही देखनी पड़ेगी। हम्म। अच्छा, एसएससी जेई का प्री तो एमसीक्यू टाइप होता है। मेंस एग्जाम के लिए आपको आंसर्स सॉल्व करके लिखना होता है। मेंस के लिए कोई स्ट्रेटेजी बताएंगे, कैसे लिखना चाहिए? एक्चुअली मैं प्री एग्जाम कैसा अटेम्प्ट करते हैं पहले ये भी बताना चाहूंगा। हाँ जी, प्लीज। प्री में एक्चुअली 200 आते हैं क्वेश्चन, 50 हम्म। जीके के, 50 रीजनिंग के, और 100 जो टेक्निकल पार्ट होता है वो। तो ओके। इट्स लाइक 120 मिनट्स एंड यू हैव टू डू 200 क्वेश्चन। हम्म। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। मैं एक्चुअली ऐसे करता था कि 60 to 65 मिनट फॉर टेक क्वेश्चन, ओके। 40 to 45 रीजनिंग, हम्म। एंड 15 to 20 जो जीके है वो, जनरल साइंस या जनरल नॉलेज का जो भी जीएस पार्ट आता है हम्म। वो। तो एक्चुअली जो टाइमर चलता है मैं उसको देख के ही करता था कि आई हैव टू डू बिफोर दैट। नहीं तो हम्म। प्रेशर बिल्ट हो जाता है, फिर कई बार अगर आप टाइम पे नहीं कर पाओगे, प्रेशर बिल्ट होगा, प्रेशर होगा तो आप फिर ज्यादा गलतियां करोगे। हम्म। तो इम्पोर्टेंट है जितना हुआ वो ठीक है, लेकिन जो टाइम है आपको वो पूरा मिलना चाहिए, वो आपको देना चाहिए उस स्पेसिफिक पार्ट को। हम्म। आपको रीजन की बात करूं, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आप उलझ जाते हो, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आप एक नज़र से हो रहा है तो कर लो, बाकी हम्म। छोड़ो, स्किप करो, बाद में करना। हम्म। हम्म। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको अटकना नहीं है कहीं, टाइम लिमिट है क्योंकि कम, एसएससी का हम्म। एक यही है सबसे जो कॉम्पिटिटिव फैक्टर है वो टाइम है। हम्म। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर आपने 65 मिनट्स टेक्निकल पोर्शन को रखा है तो 65 मिनट में उसको छोड़ देना है। मतलब ये यस, नहीं कि सिक्सटी उसी में फाइव उलझ के मिनट्स इट्स रहे इट्स आप। लाइक ए डेड लाइन, 60 to 65 मिनट, उससे ज़्यादा हम्म। नहीं करना, उससे ज़्यादा ले नहीं हम्म। सकते आप। नहीं, हम्म। कहीं ना कहीं फिर बिगड़ेगा पेपर। हाँ, नेक्स्ट अपना दूसरा पोर्शन उठा के स्टार्ट करना है। और सबसे एंड में आपने जीके जीएस सॉल्व किया। नहीं, वो डिपेंड करता है एक्चुअली, वो सबका अलग होता है। कोई ओके। जीएस पहले करना चाहता है, कोई जीके हम्म। करना चाहता है, सॉरी, रीजनिंग करना चाहता है, कोई टैग करना चाहता है। मैं हम्म। पूरा ऐसे ही चलता था। पहले जी जो रीजनिंग आता था वो करता था, हम्म। फिर जो उसके बाद अपना जीएस आ जाता पार्ट वो करता, फिर लास्ट में मैं टैग करता था एक्चुअली। तो मैं वो ओके। उससे जो उसका पैटर्न था उससे ही चलता था, मैं स्किप नहीं करता था, वो पूरा एक साथ हम्म। 1 से 200 करता। हम्म। तो ये तो आपने बताया प्री का, आप थोड़ा मेंस का भी बताइए स्ट्रेटेजी। मेंस में भी सेम चीज वही है कि टाइम लिमिट है। अब हम्म। एक्चुअली 120 मिनट्स हैं, एंड पूरा जो आपने बीटेक सिविल पढ़ा वो पूरा 120 मिनट में करना है। तो हम्म। वो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी और इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो जो मैं उस टाइम क्या करता था, नोट्स तो जैसे कि मैं कभी भी रिवीजन करूंगा या कुछ भी करूंगा क्वेश्चन, तो नोट्स तो पहले एक बार देखना ही है, पूरा एक बार में, ओके। लाइक आधा दिन में, 1 डे में, जैसे भी है एक बार देखना है। उसके बाद आप स्टार्ट करो क्वेश्चन। तो मैंने एक्चुअली प्रीवियस ईयर जो ईएससी के होते थे, एसएससी एक्चुअली पैटर्न फॉलो करता है कि ज्यादातर ईएससी के जो प्रीवियस ईयर होते थे वही वो कई बार एज इट इज दे देता था पेपर में। तो ओके। लाइक मेरी जी के प्रीवियस ईयर थे ईएससी के, लाइक 20 या 27 ईयर्स ओल्ड। तो उनमें जो भी ओके। इम्पोर्टेंट पार्ट था, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो पैटर्न है वो इम्पोर्टेंट है। तो एसएससी के जो भी पैटर्न के आसपास वाले जो टॉपिक थे, जो भी हम्म। इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, उनके क्वेश्चन तो मैंने ढंग से करे ही, काफी हम्म। मतलब अपने कॉन्शियस माइंड से
उसके अलावा जो नहीं आने वाले थे वो भी थोड़ा बहुत करना जरूरी है, क्योंकि अगर गलती से आ जाए तो एक्चुअली आप कुछ तो कर सकते हो उस क्वेश्चन में। तो जो रिलेवेंट टॉपिक थे वो सारे मैंने प्रीवियस ईयर एसएससी के भी करे थे, और जो पीएससी के प्रीवियस थे वो भी करे थे। ओके। अच्छा, आपने तो जैसे सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। बहुत बार होता है कि बच्चों को 3-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं। इतने लंबे टाइम तक प्रिपेयर करने के लिए खुद को मोटिवेट कैसे रखना है? बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत बार की नहीं होती पढ़ाई। ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, हर हर किसी इंसान का एक्चुअली अलग होता है। किसी की कभी पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो किसी का कुछ हम्म। होता है। तो हाँ, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर लाइक मैं तो ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, अगर किसी को है तो मैं कहूँगा कि मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है, लाइक योगा मेडिटेशन, यू दे विल हेल्प एक्चुअली। क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड को एक तो कॉन्शियस बनाएंगी। और हाँ, हर किसी के लिए करना, मतलब मैं यूँ नहीं कह रहा कि करना इम्पोर्टेंट है, पर जिसको ठीक लगे वो कर सकता है। इट विल बी हम्म। हेल्पफुल एक्चुअली। उसके अलावा तो मैं यही कहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन तो एक्चुअली आप पूरा दिन पढ़ भी नहीं सकते। देखो, मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलूँगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई के साथ आपको करना पड़ेगा। अगर आपको घूमने का शौक है तो वो करिए, अगर आपकी कोई हॉबी है तो वो करिए आप। लेकिन आप ऐसे नहीं कि एक कमरे में बंद होके पूरा दिन पढ़ रहे हो, वो भी अपने मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हम्म। जो भी आपको पसंद है वो एटलीस्ट अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। हम्म। जैसे बहुत बार होता है एक्सपीरियंस प्रेशर में, या कि क्योंकि साथ वाले बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो बहुत बार खुद को कन्फाइन कर लेते हैं, किसी से ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते। तो ये भी प्रॉब्लम है, ज्यादा चुप रहने से, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करने से भी मेंटली हम उतना स्ट्रांग नहीं रह पाते। बाहर दोस्तों के साथ मिलना घूमना अच्छा है ना? ऐसा नहीं है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो सारा घूमना फिरना बंद कर दो, दोस्ती खत्म कर दो। नहीं नहीं, एक्चुअली डिस्कस करना भी एक अपने आप में ठीक रहता है। कई चीजें क्या है, डिस्कशन से ही आप अगर ग्रुप डिस्कस करते हो तो कई चीजें आपको नहीं जानने को मिलती हैं, क्योंकि हम्म। कुछ किसी और आपके दोस्त ने पढ़ा होगा अलग। तो वो चीजें आप जितनी डिस्कस करोगे उतनी ज्यादा आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी। क्योंकि कई बार आप खुद समझ नहीं पाते कुछ चीजें, लेकिन एक फ्रेंड ग्रुप होना जरूरी है, जो आपको अपने एक्चुअली अच्छे फ्रेंड होना जरूरी है। कई बार कई लोग होते हैं जो हेल्पफुल नहीं होते, कई टांग खींचते हैं, अरे डिप्रेसिव करते हैं, कई लोग डिप्रेस कर देते हैं। तो वो हम्म। इम्पोर्टेंट है कि आपका फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा पॉजिटिव वाला होना हम्म। चाहिए। जो लोग आप ही टांग खींच रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए, यही कहूंगा मैं तो। और इस टाइम जो एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका कोई सजेशन? एक्चुअली उस टाइम मेरा ऐसा रहता था कि कॉपी आता था, अभी तो पैटर्न भी चेंज हुआ है। हम्म। पैटर्न आई थिंक बुकलेट मिलता है अभी। तो सजेशन देखो, मेंस के लिए स्ट्रेटजी तो मैं यही बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। 300 300 क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। मैंने क्या करा था कि 300 क्वेश्चन को मैंने 120 मिनट में डिवाइड करा। तो हम्म। लाइक 1 मिनट में आपको 2.5 नंबर का अटेम्प्ट करना है। ऐसा मेरा स्ट्रेटजी था। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, लाइक 25 का है, तो हम्म। यू हैव टू गिव 10 मिनट्स फॉर दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो द सेम ऐसे आप हर स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन, हाँ। हाँ, ऐसे आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए एक लिमिट डिसाइड करना है। उसका जितना हम्म। वेटेज, उसका इतना टाइम, उस टाइम से ज़्यादा आपको देना नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट पेपर में मैंने क्या मिस्टेक करा था वो भी बताऊंगा मैं। कि जो फर्स्ट एसएससी का मेंस था, कि मैं 350 का अटेम्प्ट करने के लिए चला गया जो पूरा था। तो उसमें क्या होता है, आपका एक्यूरेसी कई बार सही नहीं हो पाता, बिगड़ जाता है। आप अटेम्प्ट तो कर लोगे 300 के, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम्म। तो वो 300 के चक्कर में आप प्रेशर में आ जाते हो कई बार। तो सेकंड टाइम में मैंने ये डिसाइड करा कि मेरे को 240 का ही अटेम्प्ट करना है। तो उससे क्या होता है कि मेरा जो टाइम है वो बढ़ गया है स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। 240 का मतलब फिर अभी आप कर सकते हैं 120 इंटू 2, ऑलमोस्ट 2.5 का 1 मिनट था। तो इस तरह से हो गए। अब आप 1 मिनट में 2 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, लाइक दैट। ऐसे हो गया फिर।
तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका टाइम अगर ज़्यादा मिलेगा तो प्रेशर कम रहता है, प्रेशर कम रहेगा तो आप और भी उसको एफिशिएंटली कर पाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट था कि इस बार मैंने 240 का ही सोच के गया था, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना था मेरे को। हम्म। तो सबसे पहले उस टाइम तो मैं एक्चुअली सबको ही करना चाहिए पहले, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए, आप जितने न्यूमेरिकल पॉसिबल हो वही करने चाहिए। फर्स्ट में मैंने वो चीज़ नहीं करी थी, मैं साथ में थ्योरी भी पार्ट लेके चला था साथ। तो उससे एक्चुअली फिर वही है कि टाइम वेस्ट होता है आपका, क्योंकि थ्योरी में आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में जो आंसर में नंबर भी ज़्यादा नहीं दे पाते वो लोग, थ्योरी में कम ही देते हैं। लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल सही है तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। तो इसलिए जो सबसे पहले है वो टेक पार्ट, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अटेम्प्ट करना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आप थ्योरी पे आ सकते हो। सो थैंक यू सो मच मिस्टर मीना हमारे साथ सिविल जंक्शन पर कनेक्ट होने के लिए। आप लोग भी अगर अपनी जर्नी सिविल जंक्शन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल लिख सकते हैं civiljunction1@gmail.com पर। और सोशल हैंडल्स के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।